लूज कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करो, समझा बेटा? यस मिस। At one side write down areolar connective tissue, दूसरे साइड लिखो adipose connective tissue. और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक साइड लिखो लिगामेंट, दूसरे साइड लिखो टेंडॉन्स। ये आप पहले फ्लो टेबल बनाए रहोगे ना बेटा, तो फिर आपको समझना इजी हो जाएगा, इसलिए आई एम टेलिंग यू। Done this much? यस मिस। चलो नेक्स्ट, जहाँ पे आपने सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू लिखा है ना, उसको भी बेटा आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। और एक साइड लिखोगे कार्टिलेज, दूसरे साइड लिखोगे बोन्स। ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को भी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को भी बेटा आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक साइड लिखो ब्लड, दूसरे साइड लिखोगे लिम्फ। अंडरस्टूड? यस मिस। यस। ओके, अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का जो ब्लड और लिम्फ है बेटा, वो आप इस साल नहीं पढ़ोगे। ये जो लास्ट वाला है ना, ये आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, ये इस साल नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक स्टार मार्क डाल दो। So for this year, for 11th standard, you're going to learn connective tissue proper का areolar, adipose, ligament, tendons and supporting का cartilage and bone this year. ठीक है, 12th standard में you're going to learn the fluid connective tissue, that is blood and lymph. Understood? Yes, miss. चलो, now let us first begin with the loose connective tissue. अभी इसका भी मैं बेटा है ना एरियोलार का आपको लिखा के दूंगी, तो आप लिखते जाना। ठीक है, सो दैट है ना आपको समझना आसान हो जाएगा। तो पहले आप समझ लो, फिर आप लिखना। पहले आप ध्यान से सुनो, समझो और फिर लिखना। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है, अभी आपको मैट्रिक्स का मतलब पता है, इंटरसेलुलर स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में यहाँ पे कैसा होता है, जेली के जैसा सब्सटेंस होता है, जेली के जैसा सब्सटेंस, जिसे जो किस चीज से बना है, जेलाटिन से बना है, जेलाटिन से। सो इट हैज अ जेली लाइक विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा मैटर मेड अप ऑफ जेलाटिन। आपको पता ही है ना जेली कैसा होता है, गाढ़ा होता है ना, मेड अप ऑफ जेलाटिन। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का खास बात क्या है, उसका मैट्रिक्स है। उसका मैट्रिक्स गाढ़ा है, जेली के जैसा है, जेलाटिन से बना है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे एरियोलार टिश्यू। Areolar tissue is a favorite question in almost all the colleges. सारे colleges का ये favorite question होता है mostly. तो पहले इसको अच्छे से सुन लो। Areolar connective tissue का जो मैट्रिक्स है, ये फाइबर से बना है। किससे बना है? फाइबर से बना है। इसका मैट्रिक्स जो है वो फाइबर से बना है। 2 टाइप के फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर को कोलेजन फाइबर भी कहा जाता है। यू कैन सी द कर्सर, आई एम मूविंग द कर्सर। व्हाइट फाइबर को कोलेजन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कोलेजन फाइबर बोला जाता है? क्योंकि जहां कहीं पे भी कोलेजन होता है, वो टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है। कोलेजन का काम ही होता है ताकत प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, सो व्हाइट फाइबर ये कोलेजन नाम के प्रोटीन से बना है। कोलेजन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है।
तो व्हाइट फाइबर जो है वो कोलेजन नाम के प्रोटीन से बना है, और जहां कहीं पे भी कोलेजन फाइबर होता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। अब येलो फाइबर क्या है? येलो फाइबर भी एक प्रोटीन से बना है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन। और जहां कहीं पे भी बेटा इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू द टिश्यू। यस, इलास्टिसिटी। रबर बैंड कैसा इलास्टिक होता है, वैसे इलास्टिसिटी टू द टिश्यू। मतलब एरियोलार टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, एरियोलार टिश्यू का जो मैट्रिक्स है उसमें ये दो टाइप के फाइबर हैं, व्हाइट एंड येलो फाइबर। इतना क्लियर सबको? अब अगर हम Yes, इसे miss. अब अगर हम इसे टिश्यू कह रहे हैं बेटा, तो टिश्यू कह रहे हैं मतलब सेल्स तो होना ही है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से सेल्स हैं। तो एरियोलार टिश्यू के अंदर 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 4 टाइप के 4. सेल्स होते हैं। कौन कौन से? लेट अस सी। नंबर 1, सबसे पहले टिश्यू का नाम है, यू कैन सी आई एम मूविंग द कर्सर। सबसे पहले टिश्यू का नाम, सॉरी, सबसे पहले सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है जो फाइबर बनाता है। अभी आपने देखा ना बेटा, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना, यही ये फाइबर्स बनाता है, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर बनाता है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप एक एक इतना इतना समझते जाओ। तो फाइब्रोब्लास्ट पहला सेल, 4 सेल्स मैंने बताया। सबसे पहले सेल का नाम मैंने आपको फाइब्रोब्लास्ट बताया, जो कि क्या करता है? फाइबर बनाता है, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर बनाता है, जिससे कि मैट्रिक्स बनता है। दूसरे सेल का नाम क्या है? मास्ट सेल। दूसरे सेल का नाम है मास्ट सेल, जो कि 2 प्रोटीन्स बनाता है, हेपेरिन प्रोटीन एंड हिस्टामाइन प्रोटीन। मास्ट सेल का काम क्या है? 2 प्रोटीन बनाना, हेपेरिन प्रोटीन बनाना एंड हिस्टामाइन प्रोटीन बनाना। तीसरे सेल का नाम क्या है? तीसरे सेल, देखो ये ग्रीन कलर में दिया है नाम। तीसरे सेल का नाम है मैक्रोफेजेस। तीसरे सेल का नाम है मैक्रोफेजेस। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और फेजेस का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक। अब ये फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एक्ट ऑफ एनगल्फिंग। एक्ट ऑफ एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एनगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, कोई चीज को निगलना, एनगल्फ करना। तो ये मैक्रोफेजेस सेल्स हमारे बॉडी में किस चीज को निगलते हैं? तो फॉरेन बॉडीज को ही निगलते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस आ गया है हमारे बॉडी में, तो ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? फटाफट बैक्टीरिया और वायरसेस को निगलना स्टार्ट करेंगे, फैगोसाइटोसिस स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? उसको Yes, डिस्ट्रॉय miss. करेंगे। Yes. चौथे सेल का नाम क्या है? फैट सेल। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है फैट सेल का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट। समझ में आ गया? फिर से मैं बता रही हूँ, एडिपोज टिश्यू, टिश्यू है तो मेड अप ऑफ सेल्स है। इसमें कितने टाइप के सेल्स हैं? 4 टाइप के सेल्स। कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइबर बनाता है, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, जिससे कि मैट्रिक्स बनता है। मास्ट सेल, जो कि 2 प्रोटीन बनाता है, हेपेरिन प्रोटीन एंड हिस्टामाइन प्रोटीन। मैक्रोफेजेस, जो फैगोसाइटोसिस करता है, और फैट सेल्स, जो कि फैट को स्टोर करता है। इतना समझ में आ गया पहले सबको? Yes, miss. Yes, miss. अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले फाइब्रोब्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट वाले सेल्स होते हैं ना, वो लार्ज होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। चलो अब डायग्राम से देखते हैं, राइट है क्या? चलो ढूंढो, इसमें कहाँ दिख रहा है आपको फाइब्रोब्लास्ट? देखो ये वाला फाइब्रोब्लास्ट दिखा कि नहीं सबको? फाइब्रोब्लास्ट, Yes, miss. यस। कैसे दिख रहे हैं? बड़े हैं, लार्ज हैं, और कैसे हैं? फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है, Flat. तो ये राइट है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, देन they are having branching process. See, branching है या नहीं? देखो इसमें से ब्रांचिंग निकल रहा है कि नहीं? कि देखो, एक ही ये ब्रांचिंग, ये दूसरा ब्रांचिंग, ये Yes, तीसरा, miss. चौथा, तो ब्रांचिंग है, तो ये वाला पॉइंट भी राइट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे प्रोड्यूस द फाइबर्स, इसीलिए तो इसका नाम फाइब्रोब्लास्ट पड़ा है। कौन से फाइबर्स बनाता है? अभी हमने पढ़ा था, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर। White fiber and yellow fiber.
शाबाश बेटा। एज वेल एज इट इज फॉर्मिंग द पॉलीसेकेराइड। अब ये पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, जैसे कि स्टार्च हो गया, हाँ ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर, अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, कॉम्प्लेक्स शुगर। आपको एक लेसन है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आप ये सारे चीजें डिटेल में पढ़ोगे बाद में, ठीक है। पर अभी के लिए आप क्या यहाँ समझोगे, इसको कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है, ये फाइबर तो बनाता ही है, साथ में कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है, ठीक है। और फाइबर के बारे में हमने देखा कि इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब कि मैट्रिक्स है ऑफ द टिश्यू। मैट्रिक्स को ही ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो Yes, गया? miss. Yes, miss. मास्ट सेल का पॉइंट तो एकदम ही क्लियर है, वो हेपेरिन हिस्टामाइन बताता है। मैं देखो मास्ट सेल भी देख लेते हैं किधर है, ढूंढो इसमें से मास्ट सेल किधर है, सबको मिला क्या मास्ट सेल? Yes. Yes, miss. ओके। नेक्स्ट अब देखो मैक्रोफेजेस, देखो ये वाला मैक्रोफेजेस है, देखो कैसा दिख रहा है, अमीबा के जैसा। इसको कोई शेप ही नहीं है ना बेटा, कोई भी शेप है ना। तो देखो मैक्रोफेजेस के बारे में, अमीबॉइड मतलब कोई भी शेप का हो सकता है, और फैगोसाइटिक उसका काम है। फैट सेल्स को हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। एडिपो का मतलब ही होता है फैट और साइट का मतलब होता है सेल। अच्छा अब इसका खास बात क्या है, देखो अभी देखो फैट का सेल है ये वाला, कैन सी दिस फैट का सेल, ये येलो येलो कलर का आपको फैट दिख रहा है, और बेचारा जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होना चाहिए, हर सेल के सेंटर में ही होता है ना न्यूक्लियस, पर इस फैट सेल में इतना ज्यादा फैट है, इतना ज्यादा फैट है कि बेचारा जो न्यूक्लियस है वो एक कोने में आ गया है। तो ऐसा न्यूक्लियस जो एक कोने में शिफ्टेड होता है, ठीक है, हाँ ऐसे न्यूक्लियस को हम इसेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? Eccentric nucleus. So you can see this. Fat cells are also called as adipocyte. Adipo का मतलब fat और site का मतलब cell. तो fat cell. They are having eccentric nucleus. क्यों? क्योंकि सेल में पूरा क्या भरा है? फैट भरा है, इसके वजह से न्यूक्लियस बेचारा एक कोने में आ गया, एक पेरीफेरी में आ गया, एंड उसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट। फिर उसके बाद इसका काम है, ये टिश्यू क्या करता है? ये पैकिंग मटेरियल का काम करता है, हीलिंग में मदद करता है, कनेक्ट करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, लेयर्स ऑफ टिश्यूज को। कहाँ पर पाया जाता है? हमारे स्किन के नीचे, हमारे बिटवीन अपने मसल्स, बोन्स, अराउंड द ऑर्गन्स, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज वहां पे पाए जाते हैं, एंड पेरिटोनियम मींस बॉडी कैविटी में भी, बॉडी लेयर में भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हो इसका फंक्शन एंड लोकेशन। तो फंक्शन वही चीज है, लोकेशन वही चीज है, जो यहाँ पे आपने देखा ना, वही चीज मैंने दो अलग अलग हेडिंग्स में बता के दिया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जस्ट गो थ्रू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो लिख सकते हो कि नहीं एग्जाम में विद डायग्राम? अगर आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम में पूछा है, एग्जाम को पूछा है राइट डाउन और एक्सप्लेन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, हाँ तो आप क्या लिखोगे? एरियोला का मतलब होता है एयर पॉकेट्स, हाँ तो सबसे पहले आप लिखोगे द एरियोलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, इट हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर के बारे में बता दो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलेजन फाइबर, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। Yellow fiber are made up of elastin and they provide elasticity to the tissue. This tissue, areolar tissue, has 4 different types of cells. Fibroblast, which helps in the formation of fibers. Mast cell secretes heparin and histamine. Macrophages, they are phagocytic. Fat cells stores fat. फिर आप क्या लिखोगे फंक्शन उसका? They are packing material, helps in healing, connecting different organs. लोकेशन लिखो, अपने स्किन के नीचे है, हमारे मसल्स के बीच में, बोन्स के बीच में, ऑर्गन्स के ऊपर है, ब्लड वेसल्स में और पेरिटोनियम में। और एक अच्छा सा सिंपल सा सुंदर सा डायग्राम बनाओ, यू विल गेट फुल मार्क्स। अंडरस्टूड? Yes, miss. तो एक बार देखो पूरा पढ़ लो, और फिर कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। आई विल मूव द स्लाइड, जस्ट गो थ्रू पूरा एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो।
मैम गिलेंटिन का मतलब क्या है? क्या बेटा? गिलेंटिन। जिलेटिन, जेलाटिन। जेलाटिन एक सब्सटेंस है बेटा, जिसकी वजह से ये गाढ़ा होता है। जेलाटिन की वजह से ये गाढ़ा होता है, जेलाटिन। ये पेज हुआ बेटा? पढ़ के चेंज Yes, करूं? ma'am. Yes, miss. ओके बेटा, सारे अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। गुड, वेरी गुड बच्चा। मैम, हेलो मैम। चलो, आई होप ये भी देख लिया होगा आपने। Yes, miss. यस। चलो, मिस एंड देन हेपेरिन और हिस्टामाइन वाला बताइए ना। हेपेरिन और हिस्टामाइन एक टाइप का प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन। दे आर द टाइप ऑफ अ प्रोटीन। हाँ, अगर यस पर अभी आपको 11th स्टैंडर्ड के लिए मत लिखना। अगर आपको समझना है उसका फंक्शन तो मैं बता देती हूँ, बट आपको सिर्फ हाँ। मैम, मास्ट सेल और ओवल सेल्स एक ही है ना? क्या बेटा? मास्ट सेल्स और ओवल सेल्स एक ही है ना? मास्ट सेल्स और ओवल सेल्स, ओवल शेप है उसका, अंडे के जैसा शेप है उसका, शेप। हाँ हाँ हाँ, वो शेप बता रहे। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कि मैक्रोफेजेस अमीबॉइड है, अमीबा के जैसा है, वैसे हम मास्ट सेल को क्या बता रहे हैं? ओवल सेल्स, मतलब कि अंडे के जैसा दिखता है। हाँ, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन। आपको 11th स्टैंडर्ड में उसका फंक्शन नहीं लिखना है, बट अगर आपको सुनना है तो मैं सुन के ले लो सिर्फ। हेपेरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट का मतलब है वो ब्लड को नॉर्मल सर्कुलेशन में क्लॉट होने नहीं देता है। और हिस्टामाइन जो है एलर्जिक कंडीशन में रिलीज होता है हमारे बॉडी में। हाँ, इन दोनों के बारे में भी आप डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। पर अभी के लिए 11th के लिए आपको सिर्फ इसके नाम जानने हैं। दे आर बोथ द टाइप ऑफ अ प्रोटीन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। उसमें से हेपेरिन और हिस्टामाइन भी एक टाइप के प्रोटीन है, ठीक है। यस मिस, थैंक यू मिस। फिर आप ऐसे फंक्शंस लिखना, लोकेशन लिखना, और फिर एक अच्छा सा डायग्राम बनाना। डायग्राम में कौन कौन से लेबलिंग्स आने चाहिए? व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड फैट सेल्स। इतने लेबलिंग्स आने चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Yes. लूज कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडिपोज टिश्यू। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि एडिपो का मतलब होता है फैट। तो एडिपोसाइट से बनने वाला टिश्यू इज कॉल्ड एज एडिपोस टिश्यू। मतलब फैट के सेल से इकट्ठा होके बनने वाले टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? एडिपोस टिश्यू कहेंगे। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेल्स आर राउंड, देखो राउंड दिख रहे हैं। पॉलीगोनल, पॉलीगोनल मतलब कोई एक शेप नहीं है। कोई ओवल शेप का दिख रहा है, कोई आड़ा तिरछा दिख रहा है, कोई गोल दिख रहा है। तो कोई एक शेप नहीं है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉलीगोनल। अच्छा, इसका खास बात क्या है? द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू पेरिफेरी। देखो न्यूक्लियस बेचारा एक कोने में आ गया। हर एक सेल में आप देख सकते हो न्यूक्लियस बेचारा एक कोने में आ गया है। क्यों? बिकॉज फैट्स आर स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स।
तो बहुत सिंपल है। तो ये सारे सेल से बनने वाला एडिपोज टिश्यू हो गया। इसमें मैट्रिक्स बहुत ही कम है and fibers and blood vessels are also very few in number. ठीक है? Yes, miss. Very simple. Yes, miss. अब हमें इसके दो टाइप्स पढ़ने हैं बेटा। एडिपोज टिश्यू के दो टाइप हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। व्हाइट, अगेन नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्हाइट दिखता होगा, इसीलिए इसका नाम व्हाइट पड़ गया। ब्राउन वाला रेडिश ब्राउन दिखता है, इसलिए इसका नाम ब्राउन एडिपोज टिश्यू बन गया। अब हम जानेंगे कि इसको व्हाइट ही क्यों बोला जा रहा है या ऐसे क्यों कहा जा रहा है इसे। अगर आपने बेटा घी वगैरह को देखा है, बटर को देखा है, घी को देखा है, तो वो कैसा होता है बेटा, ओपेक होता है ना। ओपेक मतलब क्या होता है Yes, बेटा, miss. जिसमें से लाइट ट्रांसफर नहीं हो सके। जैसे अपने घर की दीवारें भी ओपेक है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसे हम ओपेक कहते हैं। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू भी ओपेक दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें फैट है, बहुत ज्यादा फैट है, लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स है, इसमें बहुत सारा फैट सेल्स है। और ऐसा टाइप का टिश्यू हम सबके अंदर पाया जाता है। इट इज सीन इन ऑल अडल्ट्स। जो जितना ज्यादा मोटा होगा उसके पास उतने ज्यादा व्हाइट एडिपोज टिश्यू होंगे। ठीक है? जो जितना पतला होगा उसके अंदर उतने कम एडिपोसाइट्स होंगे, पर सबके अंदर होते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम, डिपेंडिंग अपॉन कितना मोटा पतला इंसान है। फिर आता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन किसमें फिर प्रेजेंट है? ये रेडिश ब्राउन दिख रहा है, तो किसमें प्रेजेंट है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जो कुछ महीनों के बच्चे हैं। अगर आपने कोई न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा, 1 दिन का बच्चा या 2 दिन के बच्चे को अगर आपने कभी किसी को देखा होगा, तो वो लोग रेडिश दिखते हैं, रेडिश ब्राउन दिखते हैं। और Yes, फिर miss. धीरे धीरे जब ये बच्चा अपने मम्मी का दूध पिएगा, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, फिर उसको मदर के मिल्क से फैट मिलेगा, तब वो बच्चे के बॉडी में एडिपोसाइट्स बनने लगते हैं। समझा? और फिर जो उसका जेनेटिक कलर है वो धीरे धीरे उसको आने लगेगा कुछ महीनों के बाद। ठीक है? पर अगर आप न्यूबॉर्न बेबी को देखोगे, कुछ दिनों के बेबी को देखोगे ना, तो वो बच्चे ब्राउन दिखते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के दिखते हैं, एकदम लाल लाल दिखेंगे, क्योंकि उनके बॉडी में फैट कम होता है और ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं। जैसे ये बच्चा अपने मदर का ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, उसको मदर के मिल्क से फैट मिलेगा और फिर ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू उसके बॉडी में बनने लगेंगे। जैसे व्हाइट एडिपोज टिश्यू बनने लगेगा, बच्चा थोड़ा हेल्दी भी होते जाएगा और जो भी उसका जेनेटिक कलर है, जो उसके मम्मी पापा से उसको कलर मिला है, वो कलर उसका हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है? Yes, miss. ओके। नाउ एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? इट इज अ गुड इंसुलेटर का काम करता है। फैट का काम क्या है बेटा? इंसुलेटर का काम। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक नहीं। जैसे अगर हम कहीं गिर गए, ठीक है, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो हड्डी पे चोट नहीं आती, हड्डी जल्दी टूटता नहीं, फ्रैक्चर नहीं होता है। सारे शॉक को, सारे इसको, मैकेनिकल प्रेशर को ये फैट अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? एंड इट इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे अगर आप डाइटिंग करते हो तो कम खाते हो, पहले आप ज्यादा खा रहे थे, अब आप कम खा रहे हो तो भी जिंदा हो। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में का जो एडिपोज टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो रहा है टू फॉर्म एनर्जी। समझ में आया? ओके। सो Yes, miss. लोकेशन कहाँ पर है? ऐसे तो एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में सब जगह है, पर ज्यादा सोल में, पाम में, सारे ऑर्गन्स के आजू बाजू पाए जाते हैं। सो एक बार ये भी रीड कर लो बेटा।
just a second. So आपने इतना ये पढ़ लिया था ना बेटा, ये देखो ये एडिपोज टिश्यूज है, ठीक है। Okay, so there are of two types. You can see the screen. Okay. Dense regular and dense irregular tissue. मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। स्क्रीन में दिख रहा है। My screen is not Just visible. screen नहीं दिख रहा है. Just a second. Again, I will screen share. Wait. अभी दिख रहा है? Yes, miss. Okay. So उसके भी दो टाइप्स है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर ही आपको पढ़ना है। इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं विच आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर्स। इसके दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। तो सबसे पहले हम टेंडॉन्स पढ़ते हैं कि टेंडॉन्स क्या होता है। तो याद रखो बेटा, टेंडॉन्स आर कनेक्टिंग द स्केलेटल मसल टू द बोन। मसल और बोन के बीच का जो कनेक्शन है, मसल और बोन, कौन सा मसल? स्केलेटल मसल, जो हमारे हाथ और पैर में है। तो स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है? टेंडॉन्स होते हैं, टेंडॉन्स। अच्छा, अब मसल को बोन से जोड़ना है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ की जरूरत है। किसी को जोड़ के रखना है तो उसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसीलिए ये कौन से फाइबर से बना है? व्हाइट फाइबर से। और अभी हमने पढ़ा था कि व्हाइट फाइबर इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, और कोलेजन कहीं पे भी होगा तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो टेंडॉन्स आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर। पहले मैं आपको इसका ये डायफोटो दिखा देती हूँ। देखो, ये मसल्स है हमारा, ये बोन है, उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे टेंडॉन्स होते हैं। तो हमारे काफ रीजन में, पैरों का या काफ रीजन में, यहाँ पे एचलीज टेंडॉन है और यहाँ पे ऊपर हैमस्ट्रिंग टेंडॉन्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे टेंडॉन्स है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आपको बताया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। एचलीज टेंडॉन। अब एचलीज टेंडॉन फॉर एग्जाम्पल किसका डैमेज हो सकता है, मुझे बताओ। एचलीज टेंडॉन किस कंडीशन में डैमेज हो सकता है? मैं आपको ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किस कंडीशन में डैमेज हो सकता है? जब आप पैर का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, है या नहीं? Yes, miss. जब आप बहुत दौड़ रहे हो, बहुत दौड़ने वाला काम कर रहे हो, तो जैसे एथलेट्स हो गए, जो कितने कितने मीटर्स तक, किलोमीटर्स तक दौड़ते हैं, है ना। तो जो दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, जब जिनका पैर का इस्तेमाल बहुत हो रहा है और जहां पे टेंडॉन्स है, क्योंकि उनका मसल्स भी काम कर रहा है, बोन भी काम कर रहा है जब वो दौड़ रहे हैं, तो टेंडॉन्स ब्रेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो एचलीज टेंडॉन क्या है? दे आर कनेक्टिंग द काफ मसल टू द हील बोन। पेन एट द बैक ऑफ द एंकल और लोअर काफ में सिग्नल
अ प्रॉब्लम विद द एचिलिस टेंडन। ये ज्यादा करके किसमें देखा जाता है, जो एथलीट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट्स इन ट्रैक एंड एनी फील्ड व्हाटएवर, ठीक है। So most tendons injury occurs near joints such as shoulder joint, elbow joint, knee joint and the ankle joints. तो ये मैंने आपको एक एचिलिस टेंडन बताया। वैसे एक और टेंडन होता है जिसको हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन, जो कि हमारे हिप रीजन में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेंडॉन्स हैं, बट आपको 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 ही टेंडॉन के नाम दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, दैट इज द एचिलीज एंड हैमस्ट्रिंग टेंडॉन। अंडरस्टूड? Yes, miss. अब हम समझते हैं लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट समझाने के पहले टेल मी व्हाट इज अ जॉइंट। जॉइंट, जॉइंट का मतलब है 2 हड्डियों के बीच में जो प्रेजेंट होता है, जिससे हमारा बोन मूवेबल हो गया है, मूवेबल हो गया है। जैसे हमारे उंगलियों में जॉइंट्स हैं, हमारे एल्बो में जॉइंट है जिससे मैं हाथ हिला सकती हूँ, मेरे पास नी जॉइंट है हम सबके पास जिससे हम पैर हिला सकते हैं। समझ में आया? तो जॉइंट मतलब जो 2 हड्डियों को जोड़ रहा है, जहां जिसकी वजह से मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। अब 2 हड्डियां अपने आप तो ऐसे जुड़ी हुई नहीं रहेंगी, वो तो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, तो इसको जोड़ के रखने वाला लिगामेंट होता है। हड्डियों को, 2 जॉइंट को जोड़ के रखने वाला कौन होता है? लिगामेंट। और अभी हमने Ligament. देखा कि कहीं पे भी अगर जॉइंट है तो वो हमेशा मूवमेंट हो रहा है, वहां पे हमेशा मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट में किस चीज की जरूरत है? इलास्टिसिटी की जरूरत है। इसीलिए लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स या फिर येलो फाइबर। तो देखो, ligaments are made up of elastic or yellow fibers which are arranged in a regular pattern. These fibers make the ligament elastic. They are present at the joint. You can see this ligament का labeling. These are the joint. Tendons भी है, ligaments भी, एक ही डायग्राम में आप दोनों देख सकते हो। They prevent the dislocation of the bone. Dislocation मतलब वो हड्डियों को अपने जगहों से सरकाने से बचाता है। Understood? यहाँ पे भी क्या है? Fibers and fibroblasts Yes, are not arranged in an orderly manner and they are found in the dermis of the skin. So I hope this much is very much clear to all of you. Yes, miss. Ligaments Yes, and miss. tendons also. It is very simple. ठीक है? इसको काफ बोलते हैं, काफ मसल्स, जो पीछे वाला हिस्सा बल्जिंग पार्ट होता है ना, उसे काफ बोलते हैं। आप यहाँ पे लिगामेंट्स भी देख पाते हो बेटा, देखो यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, टेंडॉन्स भी हैं, लिगामेंट्स भी हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। हमारा फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ के हो गया, अभी हम सेकेंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, उसके आपने 2 टाइप कौन से लिखे हैं? बताओ मुझे, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के आपने कौन से 2 टाइप लिखे हैं? Cartilage, bone. Cartilage and bone. कार्टिलेज एंड बोन। तो कार्टिलेज और बोन कैसा होता है बेटा? थोड़ा हार्ड होता है। इसीलिए सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है? हार्ड मैट्रिक्स। हार्ड मैट्रिक्स। इसमें 2 टाइप्स आपको पढ़ने के लिए, कार्टिलेज एंड बोन। अब मुझे बताओ, कार्टिलेज और बोन में क्या फर्क होता है? दोनों भी तो एंडोस्केलेटन है, दोनों भी तो स्केलेटन बना रहे हैं, पर दोनों में फर्क क्या है? तो बोन तो आपके पास, हम सबके पास 206 बोन है। दे आर वेरी हार्ड, दे कांट बी फ्लेक्सिबल। बोन फ्लेक्सिबल होता है क्या? नहीं। कोई भी हड्डी ले लो, वो ऐसे आपको तोड़ना पड़ेगा, वो फ्लेक्सिबल तो नहीं है ना। पर कार्टिलेज कैसा होता है? सॉफ्ट बोन होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? सॉफ्ट बोन होता है। जैसे कि अपने नाक को हिला को देखो, देखो नाक हिल रहा है कि नहीं? बचपन में आपकी मम्मी ने आपके कान को Yes, पकड़ के miss. अच्छे से ये किया होगा जब आपने मस्ती किया था, तो मतलब कान भी आपका Yes, फ्लेक्सिबल miss. है। तो कान और नाक, ये सब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, दिस आर कार्टिलेज। समझ में आ गया? तो सॉफ्ट बोन्स, दे आर मेंटेनिंग द शेप। ऐसा नहीं है कि आपका नाक का शेप रोज बदल रहा है ना।
शेप वही है, शेप दे रहा है, पर वो फ्लेक्सिबल भी है उसी टाइम पे। तो ऐसा सपोर्टिंग मटेरियल जो शेप दे रहा है, हाँ, इंटैक्ट है, अपने जगह पे इंटैक्ट है, शेप दे रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टिलेज। जबकि बोन कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, वो ऐसे ब्रेक नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता वो बिल्कुल भी। समझा? Okay, Yes, so we miss. are going to learn about the cartilage and bones in detail now. तो पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज बताऊंगी कि कार्टिलेज को अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो कार्टिलेज कैसा दिखता है। तो ये सारा चीज मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, पहले मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। सो डोंट सी दिस इज अ हाइलिन कार्टिलेज, इसको आप छुपा दो, अभी आप सिर्फ मेरे साथ रिपीट करोगे, हाँ, और समझोगे। मैंने क्या किया, समझो मैंने कान लिया और कान के कार्टिलेज को कट किया, और कट करने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, तो हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो चलो नाम देते हैं। सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज आउटर एज पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलेंगे? Perichondrium. पेरी का मतलब क्या होता है बेटा? पेरी फेरी, आजू बाजू। तो कार्टिलेज के आजू बाजू जो एक लेयर है, कार्टिलेज के आजू बाजू जो एक लेयर है, उसे हमने नाम दिया पेरिकॉन्ड्रियम। अच्छा, पेरिकॉन्ड्रियम का खास बात क्या होता है? यहाँ से ब्लड सप्लाई जाता है, नर्व सप्लाई जाता है टू द कार्टिलेज। अब कार्टिलेज के नीचे देखो, आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? गोल गोल सेल्स नजर आ रहे हैं, राउंड राउंड सेल्स नजर आ रहे हैं। पर ये सेल्स और ये जो नीचे वाले सेल्स है, इसमें कुछ फर्क है कि नहीं? ये वाले सेल्स आपको छोटे छोटे Yes, नजर आ रहे हैं, miss. पर ये जो नीचे वाले जो सेल्स है वो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। तो Yes, miss. इसका मतलब पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो इमेच्योर सेल्स हैं। कैसे हैं? इमेच्योर सेल्स हैं। Mature. And these immature cells are called as chondroblast. Chondroblast. फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? Below perichondrium there is immature cartilage cells present called as chondroblast. ठीक है, अब और नीचे आते हैं, और नीचे देखेंगे तो हमें मैच्योर सेल्स दिख रहे हैं, मैच्योर सेल्स। तो below chondroblast we can see a mature cartilage cells, and these mature cartilage cells are called as chondrocyte. chondro मतलब cartilage, cyte मतलब cell, मतलब cartilage के cells. So mature cartilage cells are called as chondrocyte. एक और चीज आपको क्या नजर आ रही है कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, जैसे इसको लेबलिंग को देखो, जैसे लेबलिंग के सामने आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 सेल्स एक ही कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो 2 सेल्स एक ही कंपार्टमेंट के अंदर हैं। इसका मतलब क्या? हाउ आई कैन से द कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब अंदर है, एनक्लोज्ड इनसाइड द लैक्यूने। Chondrocytes are enclosed inside the lacunae. ठीक है, और एक लैक्यूने के अंदर कितने कॉन्ड्रोसाइट्स रह सकते हैं? एक लैक्यूने के अंदर 2 से 8, 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स रह सकते हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स, अब ये सेल्स है, सेल्स के बीच बीच में तो स्पेस है, उसको ही तो हम मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी को तो हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैट्रिक्स को भी एक नाम दिया गया है कार्टिलेज को, उसको बोला जाता है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन, अंडरस्टूड? तो चलो मुझे सब लोग बोल के दिखाएंगे। ठीक है, चलो, व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड एज? Perichondrium. Very good, perichondrium. What is immature cells called as? Chondroblast. Very good. What is the matrix called as? Chondrium. In बोलना है बेटा, in. Chondrin. Chondrium नहीं, chondrin, chondrin. Chondrin. Okay. What are mature cells called as? Chondrocyte.
Chondrocytes are enclosed in dash. Lacunae. एक लैक्यूने के अंदर कितने कॉन्ड्रोसाइट्स रह सकते हैं? 2 to 8 chondrocyte. शाबाश, हो गया पढ़ के, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पढ़ के। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा और भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज इज अ प्लायबल या टफ टिश्यू। प्लायबल मतलब फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है और साथ में टफ भी है, तभी तो शेप है। इट इज फॉर्मिंग द एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनियस फिशेस। ऐसे भी एक फिश होते हैं जो कार्टिलेज से बने हैं, जैसे कि शार्क। शार्क का जो हड्डी है ना, वो कार्टिलेज से ही बना है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्टिब्रल एनिमल। हमारा जो बॉडी है वो बोन्स और कार्टिलेज दोनों से बना है। So in cartilage, abundant matrix is delimited by sheet of collagen fiber, which is called as a perichondrium. इतना सारा नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, the outermost layer is called as perichondrium. मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिम। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे क्या है? इमेच्योर सेल्स, जिसको आपने क्या बोला? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स मैट्रिक्स में है और वो किस में एनक्लोज्ड है? लैक्यूने। एक लैक्यूने में कितने कॉन्ड्रोसाइट्स रह सकते हैं? 2 से 8। बस हो गया पढ़ के, समझ में आया? तो एक बार देखो पूरा पॉइंट्स, सी ऑल द पॉइंट्स वंस अगेन। मैम, यस बेटा। ये फर्स्ट वाला पता है, दिस इज अ प्लेएबल येट टफ टिश्यू। हाँ, प्लायबल मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है पर टफ है। अभी मैंने आपको नाक और कान का एग्जांपल दिया ना बेटा, आपका नाक रोग चेंज हो रहा है क्या? वो जो शेप है वो शेप है ना, तो टफ है ना, पर प्लायबल है, मतलब आप नाक को हिला सकते हो कि नहीं, मतलब फ्लेक्सिबल है। यस। डन बच्चा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. अब आपको कार्टिलेज के अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं, तो आप लोग प्लीज लिख लो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। राइट डाउन फास्ट, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज on the basis of matrix, on the basis of matrix. Types of cartilage on the basis of matrix. उसके मैट्रिक्स के अनुसार हम 4 टाइप के कार्टिलेज पढ़ेंगे। तो पहला नाम लिखो, हाइलीन कार्टिलेज। सी द स्क्रीन, स्पेलिंग से देख लो, हाइलीन कार्टिलेज।
लिखा हाइलिन कार्टिलेज बेटा? Yes, miss. Yes, नंबर टू लिखो इलास्टिक कार्टिलेज. सी द स्क्रीन. इलास्टिक कार्टिलेज. नंबर 3 लिखो फाइब्रो कार्टिलेज. फाइब्रो कार्टिलेज. और नंबर 4 पे लिखो कैल्सिफाइड कार्टिलेज. कैल्सिफाइड कार्टिलेज. ठीक है. yes, miss. अच्छा, तो इसके जो टाइप्स है बेटा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी. आज आपको उसके टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगी. ठीक है. आज मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया बेटा? ठीक है, सिर्फ आपको ओनली दिस थिंग आई हैव टॉट यू. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी टीचिंग यू इट्स टाइप. ठीक है. तो आज आपको होमवर्क क्या है बेटा? जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू आपको लिखना है. ठीक है. यस, एरियोलार Yes, कनेक्टिव टिश्यू आप डायग्राम के साथ लिखोगे और नेक्स्ट लेक्चर में दिखाओगे. एडिपोज भी आप लिखोगे. कैसे लिखोगे? 4 हेडिंग्स में लिखने के लिए बताया मैंने. स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन एंड डायग्राम. ठीक है. Yes, miss. Yes, miss. एडिपोज भी लिख लोगे. फिर टेंडॉन्स और लिगामेंट्स का डायग्राम नहीं है आपके बुक में, तो सिर्फ आपको उसको 2-3 लाइन में वो आपका हो जाएगा लिख के, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स. फिर कार्टिलेज का जो जनरल स्ट्रक्चर मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, ये वाला जो दिखाया ना मैंने अभी आपको स्क्रीन पे, ये वाला पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ट्रोसाइट्स, कॉन्ट्रोब्लास्ट, ये सारा आप लिखोगे. ठीक है बेटा. Yes, miss. और टाइप्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. बिकॉज टुडे वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बिकॉज आई वांट टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप्स. Okay. Yes, miss. So any doubt till here? Anybody is having any sort of doubt, बच्चा? No, miss. Understood all of you? Yes, miss. Yes, तो आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ के हो गया और हमने सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया है, कार्टिलेज स्टार्ट किया. फिर उसके बाद हमारा Ma'am. बोन्स पढ़. हाँ बोलो बेटा. वो कार्टिलेज जो अपने दिखाया था पेरी वाला डायग्राम, पेरिकॉन्ड्रियम वाला, हाँ वो डायग्राम मुझे वापस से दिखाओगे आप? हाँ हाँ, वो हाइलिन कार्टिलेज का डायग्राम है बेटा. एक्चुअली वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ हाइलिन कार्टिलेज. यू डोंट ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर, जस्ट राइट डाउन द थियरी. Yes, miss. Actually, this is a hyaline cartilage diagram, but I used it for explaining you the cartilage structure. Okay. Yes, miss. Okay. Yes, miss. So what I was telling, आप लिखोगे तो आपका जल्दी से पढ़ के भी हो जाएगा बेटा. So I was telling you that कि we have completed today the connective tissue proper. Supporting connective tissue का we have started with the cartilage. In the next lecture we will be learning the types of cartilage, structure of bone, types of bone. ठीक है. And then we will be starting with the muscular tissue. फिर मस्कुलर टिश्यू के भी आपको टाइप्स पढ़ने हैं और फिर लास्ट में नर्वस टिश्यू और उसके टाइप्स, और फिर ये लेसन हो जाएगा. बहुत ही सिंपल सा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है ना? Yes, पढ़ोगे तो miss. सब इजी है. Understood? Yes, miss. Yes, miss. yes, miss. So all depends upon you. If you study, the things will